1971 में फिलिप जिम्बार्डो, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये जेल प्रयोग प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया था। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में किया गया था, जहां एक नकली जेल बनाई गई थी और स्वयं सेवकों, वॉलंटियर्स को जेल गार्ड और कैदियों की भूमिकाएं दी गई थीं। अब कुछ ही दिनों में ये पाया गया कि जेल गार्ड उत्तरोत्तर अत्याचारी, अब्यूजिव होते गए और कैदी अधिक से अधिक आघातग्रस्त और अधिक से अधिक विनम्र होते गए। इसलिए जो प्रयोग 2 सप्ताह तक चलना था, उसे 6 दिनों में ही समाप्त करना पड़ा। एक अन्य घटना में 1970 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में अपराध अपने चरम पर था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि 1990 के दशक तक अपराध बहुत तेजी से कम हो गया और कोई भी समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे या क्यों हुआ। बाद में पता चला कि 2 बदलाव किए गए थे। नंबर 1, भित्ति चित्र यानी दीवारों पर बनी आकृतियां, सभी भित्ति चित्रों को साफ कर दिया गया। और नंबर 2, फेयर बीटर्स यानी वे लोग जो सबवे का उपयोग करने के लिए भुगतान नहीं करते थे, उन्हें दंडित किया गया। और केवल इन 2 बदलावों को करने से न्यूयॉर्क शहर में 1970 से 1990 के दशक तक अपराध बहुत तेजी से कम हो गया। अब ये ब्रोकन विंडोज थ्योरी या टूटी खिड़कियों के सिद्धांत के समान है, जो मूल रूप से कहता है कि किसी भी पड़ोस में, मान लीजिए अगर एक टूटी हुई खिड़की है और अगर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो जल्द ही एक और टूटी हुई खिड़की दिखाई देगी और फिर एक और फिर वहां कोई थूकेगा, फिर कुछ और होगा। आप इसका मतलब ये है कि यदि आप एक ऐसे पड़ोस से गुजरते हैं जहां बहुत सारी टूटी हुई खिड़कियां और गंदगी और अव्यवस्था है, तो ये आपको संकेत दे रहा है कि किसी को परवाह नहीं है। और अगर किसी को परवाह नहीं है, तो ये अधिक गंभीर अव्यवस्था और अधिक गंभीर अपराध के लिए एक निमंत्रण है। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? खैर, क्योंकि हमें ये महसूस करना होगा कि हमारे आसपास के परिवेश का हमारे व्यवहार पर, हमारी सोच से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। ये क्षमा से कैसे जुड़ा है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं? ये आत्म क्षमा से कैसे जुड़ा है, यानी खुद को क्षमा करना। जब आपने वो गलती की थी जिसके लिए आप खुद को कोस रहे हैं, आपका परिवेश या आपका वातावरण उस घटना में आपकी सोच से कहीं बड़ा खिलाड़ी था। इसलिए आपके परिवेश में छोटे बदलाव आपके व्यवहार में बड़े बदलाव लाते हैं। वे जेल गार्ड सामान्य लोग थे जब तक उन्हें ऐसी भूमिकाओं में नहीं डाल दिया गया जिसने उनके व्यवहार को अधिक अत्याचारी होने के लिए प्रभावित किया। अब ये क्षमा से कैसे जुड़ा है? सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्म क्षमा क्यों महत्वपूर्ण है? मुझे अतीत में की गई गलती के लिए खुद को कोसना बंद करने की आवश्यकता क्यों है? खैर, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो पहले इस सवाल से निपटने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है यदि हम किसी बात के लिए खुद को क्षमा नहीं कर पाते हैं। वो ये है कि नंबर 1, ये आपकी खुशी की क्षमता को बदल देता है। ये दुनिया का आनंद लेने की आपकी क्षमता को बदल देता है। नंबर 2, ये दुनिया के साथ आपकी बातचीत को बदल देता है। ये बदल देता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शायद इन सभी चीजों से कहीं गुना अधिक महत्वपूर्ण है जो मैंने कही है, वो ये है कि ये आपके अपने साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। ये बदल देता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शायद इन सभी चीजों से कहीं गुना अधिक महत्वपूर्ण है जो मैंने कही है, वो ये है कि ये आपके अपने साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। ये बदल देता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शायद इन सभी चीजों से कहीं गुना अधिक महत्वपूर्ण है जो मैंने कही है, वो ये है कि ये आपके अपने साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। ये बदल देता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शायद इन सभी चीजों से कहीं गुना अधिक महत्वपूर्ण है जो मैंने कही है, वो ये है कि ये आपके अपने साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। और आपका अपने साथ रिश्ता क्यों महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं, ये ठीक है। अगर मेरे पास, मैं कल एक शो देख रहा था जहां एक बहुत बड़े बॉलीवुड अभिनेता कह रहे थे कि आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि थेरेपी या मानसिक स्वास्थ्य या इन फैट्स की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपके पास अतीत का बोझ, बैगेज है, तो आप बस इसके बारे में भूल सकते हैं, आप बस इसे छोड़ सकते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। अतीत की यादों को बस छोड़ देना
उन घटनाओं के प्रभाव को बस छोड़ देना, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रभाव को बस छोड़ देना इतना आसान नहीं है। इसलिए आत्म क्षमा अत्यंत महत्वपूर्ण है, या आपके अपने साथ आपके रिश्ते के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब संकट आता है और आपको किसी पर निर्भर रहना पड़ता है और आप किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते, एकमात्र व्यक्ति जिस पर आप निर्भर रह सकते हैं वो आप खुद हैं। और अगर आप खुद पर भी भरोसा नहीं कर सकते, खुद को क्षमा नहीं करता तो मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पाऊंगा और स्वाभाविक रूप से दुनिया और खुद के साथ मेरी बातचीत जल्द ही भ्रष्ट हो जाएगी। वैसे जब मैं अपने सबसे करीबी रिश्तों में संघर्ष कर रहा था, काश किसी ने मुझे वो दिया होता जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने भारत का पहला संघर्ष समाधान कार्ड गेम बनाया है जिसे लेट्स फिक्स इट कहा जाता है। ये एक संवादात्मक उपकरण है जिसका उपयोग आप अपने प्रियजनों के साथ झगड़ों और संघर्षों को सुलझाने के लिए कर सकते हैं। रिश्ते पहेलियों की तरह होते हैं और हर झगड़ा एक लापता टुकड़ा प्रकट करता है, और ज्यादातर लोग झगड़ों से बचते हैं ये सोचकर कि झगड़े रिश्तों को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि हकीकत में झगड़े रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। रिश्तों में रखरखाव की कमी रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है, और लेट्स फिक्स इट आपका रखरखाव टूल है। ये आपको मजबूत बंधन बनाने में मदद करता है। ये आपको झगड़ों को सुलझाने और मजबूत भावनात्मक बंधन बनाने और अपने रिश्तों को बुलेट प्रूफ बनाने में मदद करता है। लेट्स फिक्स इट अब beingBeyond.in और Amazon पर उपलब्ध है। अब वापस वीडियो पर आते हैं। मैं आपके साथ एक 4 चरणीय प्रक्रिया साझा करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा जो बहुत व्यावहारिक है, कुछ ऐसा जो बहुत लागू करने योग्य है कि आप खुद को कैसे क्षमा करें। इसके लिए मुझे आपकी एक पेन और पेपर लाने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताती हूँ पछतावे का प्रबंधन कैसे करें और खुद को क्षमा कैसे करें। अपने पेन और पेपर पर मैं चाहती हूँ कि आप 4 कॉलम बनाएं। चरण 1, मैं चाहती हूँ कि आप लिखें कि दृश्य दर दृश्य क्या हुआ था। अब हम ये कदम क्यों उठा रहे हैं, इसका कारण ये है कि अक्सर हमारी स्मृति त्रुटिपूर्ण होती है। जानते हैं, हमें वास्तव में सब कुछ सही से याद नहीं रहता है। हम अनुभवों या घटनाओं, पिछली घटनाओं को सही से याद नहीं करते हैं। जब हम इसे कागज पर लिखते हैं तो घटना की हमारी यादें बहुत अधिक सटीक हो जाती हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल अपने दिमाग में रखें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बैठें और चरण 1 में कदम दर कदम लिखें कि वास्तव में क्या हुआ था, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे दृश्य दर दृश्य लिखें, लगभग जैसे कि आप कोई नाटक या थिएटर स्क्रिप्ट लिख रहे हों। चरण 2, मैं चाहती हूँ कि आप लिखें कि आपको क्या लगता है कि आपने क्या सही किया और आपने क्या गलत किया। अब यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप निर्दोषता की धारणा के साथ शुरू करें। निर्दोषता की धारणा क्या है? अब जब आप अतीत में की गई किसी गलती के लिए खुद को कोस रहे हैं तो आप खुद को आवश्यकता से अधिक दोषी मान रहे हैं। आप खुद को यथासंभव दोषी मान रहे हैं। अब मैं समझ सकता हूँ कि हम ऐसा क्यों करेंगे। ये पूरी तरह से समझने योग्य है, क्योंकि जब आपको अतीत के किसी निर्णय या गलती को लेकर बहुत पछतावा है, आप अपने स्वयं के न्यायाधीश, अपने स्वयं के अभियोजक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा अपने लिए अधिकतम अपराध बोध मान लें तो हमें अपने जानने वाले हर किसी के लिए भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि यदि आप किसी भी जीवित इंसान के अतीत को खंगालेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो अक्षम्य है। यदि आप महत्वपूर्ण संभव अपराध बोध के मानकों पर चल रहे हैं, यही कारण है कि निर्दोषता की धारणा के साथ शुरू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि कानून भी दोषी साबित होने तक निर्दोष के नियम का पालन करता है। इसलिए चरण 2 मैं फिर से दोहराती हूँ। आप लिखेंगे कि आपको क्या लगता है, किसी और के मानकों से नहीं, आपके अपने मानकों से, क्योंकि आपका अपना विवेक ही न्यायाधीश है। आपने क्या सही किया और आपने क्या गलत किया। तो मैं फिर से दोहराती हूँ। चरण 1 था दृश्य दर दृश्य जो कुछ हुआ उसे लिखना। चरण 2 आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। चरण 3 आपको अब क्या लगता है कि आपने अलग तरीके से क्या किया होता। तो अतीत में उस घटना में आपने जो भी कदम उठाए, जो भी निर्णय लिए, मैं चाहती हूँ कि आप अब लिखें कि आपके पास जो जानकारी अब है उसके साथ आपने अलग तरीके से क्या किया होता। और अंतिम चरण 4 आप भविष्य में अलग तरीके से क्या करेंगे। इन 4 चरणों को करने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप बैठें और इन सभी 4 चरणों को फिर से ध्यान से देखें। आपने जो लिखा है उसे पढ़ें, इसे वास्तव में आत्मसात करें, इसके साथ बैठें, इसे अपनाएं, क्योंकि आप सिर्फ एक बार कोई अभ्यास करके उसे भूल नहीं सकते। हम यहाँ प्रभावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न जो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रक्रिया में खुद से पूछें वो ये है
क्या मैंने उस समय मेरे पास उपलब्ध जानकारी का सबसे अच्छा प्रयोग किया था? यदि हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपका काम यहाँ हो गया है। आप खुद को दोष मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि आप तब उपलब्ध जानकारी के साथ बेहतर कर सकते थे, जिसका मतलब है कि आपकी आंखें उतनी खुली नहीं थीं जितनी वे आपके सामने या आपके आसपास मौजूद सभी जानकारी को आत्मसात करने के लिए हो सकती थीं। इसलिए इस बिंदु से खुद से एक वादा करें कि आप अपनी आंखें यथासंभव खुली रखेंगे, अपने आसपास की जानकारी के प्रति यथासंभव जागरूक रहेंगे, ताकि आप वही गलतियां दोबारा ना करें। और अंत में आप बेहतर निर्णय लेते हैं, जो न केवल आपके वर्तमान का ख्याल रखते हैं, बल्कि वे स्थान और समय में आपके भविष्य का भी ख्याल रखते हैं। मैं वास्तव में आशा करती हूँ कि इस वीडियो से मदद मिली होगी, और यदि इस विषय पर आत्मक्षमा और पछतावे के प्रबंधन के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप उन्हें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।